तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास शुरू में क्वेश्चन के ओपनिंग में कुछ एंट्रीज दी होती है जिसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं, और उसका डाटा कुछ इस तरह से दिया होता है। कैश 15,000, बैंक 5,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 3,600, डेटर्स 24,000। ये लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक लोन 10,000 एंड क्रेडिटर्स 12,500। इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल है, हम इसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हमारे पास यहाँ हो गया 15,000, 5,000, 40,000, 36,000, 3,600, 24,000, 10,000, 12,500। अब फ्रेंड्स, जो यहाँ का ऊपर का डाटा है वो नीचे वाले से ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? यहाँ पे हो गया 20,000, 60,000, 60,000। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इसका टोटल कर लिया है। यहाँ इसका टोटल आएगा 87,600 और इसका टोटल आएगा 22,500। आप देख सकते होंगे 22,500। तो अब हमें एंट्री करनी है। अब ये साइड इससे ज़्यादा है, यानी कि बिजनेस में ज़रूर कैपिटल भी रही होगी, क्योंकि जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल तो इन्वेस्ट करनी ही पड़ती है। जैसे हमने पीछे देखा था कि उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस है 65,100। तो अगर ये ज़्यादा होता और अगर ये कम होता तो हम यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते। गुडविल अकाउंट डेबिट जितना भी अमाउंट था, फिर ये नहीं आता, मतलब इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। और क्योंकि बिजनेस में इंटेंजिबल एसेट्स तो होती हैं, बिजनेस की गुडविल तो होगी। अब नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंट्री है bought goods from कैलाश for ₹20,000 at a trade discount of 10% and cash discount of 2%, paid 60% amount immediately। अब यहाँ पे हमारे बिजनेसमैन ने जो है कैलाश से गुड्स खरीदा है। कैलाश से गुड्स खरीदा यानी कि मतलब क्रेडिट पे गुड्स खरीदा होगा, और क्रेडिट गुड्स खरीदने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैलाश ने माल खरीदा, यानी कि वो अपना डेट क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर अकाउंट 20,000। तो
तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे 20,000 है, लेकिन हमने आगे नहीं पढ़ा। हमने आगे पढ़ना कि एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, जब भी हमें बिजनेस में ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कैसे भी मिल सकता है कि आप इतना ज़्यादा माल खरीदोगे तो हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे। जैसे आप 50,000 का माल खरीदोगे तो आपको 100 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन आपने 40,000 रुपये का माल खरीदा तो वो 80 रुपये का पड़ गया। तो हम इसको 80 पे रिकॉर्ड करेंगे। हम इसको 80 पे ही रिकॉर्ड करेंगे। हम 20 रुपये जो इनका डिफरेंस है वो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे कहीं भी बुक्स में, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। हमने माल ज़्यादा जैसे ज़्यादा खरीदा है, 60,000 का माल खरीदा तो 80 रुपये का पड़ गया। हमने माल ज़्यादा खरीदा है तो हमें डिस्काउंट मिला है, तो हम इसकी एंट्री नहीं करते। तो यहाँ पे 20,000 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 18,000। 20,000 माइनस 10%। अब यहाँ पे आगे लिख रखा कि हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है। कैश डिस्काउंट जो मिलता है बेसिकली जब मिलता है कि जब हम अपने किसी क्रेडिटर को कहें कि भाई तू जल्दी पेमेंट, जैसे ये एग्जांपल लेके समझना पड़ेगा। जैसे मिस्टर राम है, इसने गुड्स खरीदे हैं शॉप से, शॉप और जो ये गुड्स है इनकी वर्थ है 10,000 रुपीज़। तो हमने इससे कहा कि अगर भाई तू जल्दी पेमेंट कर देगा तो हम तुझको ये गुड्स 8,000 रुपये में दे देंगे। 8,000 रुपये में दे देंगे मतलब 20% डिस्काउंट पे दे देंगे। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। उम्मीद है आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा माल खरीदने पर मिलता है, और कैश डिस्काउंट जो है अर्ली पेमेंट करने पर मिलता है। अर्ली पेमेंट करने पर मिलता है। और जो कैश डिस्काउंट है वो कैश परचेज पे ही मिलेगा। ये तो ऑब्वियस है कि वो क्रेडिट परचेज पे तो मिलने से रहा, तो हमें इसकी कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो कैश कह रहा है कि हमने 60% पे कर दिया है, तो 18,000 का 60% होगा 10,800, और 10,800 का फिर 2% करना अपने को 216। तो इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट और टू कैलाश। क्योंकि परचेज हमने क्रेडिट पे तो किया है, 40% अमाउंट तो अभी भी अनपेड ही है अपना, तो यहाँ पे तो 18,000 आ गया। कैश आ गया अपना 10,584, डिस्काउंट आ गया 216। इन सब इनका टोटल होगा 10,800, जो अपने आप में 60% है 18,000 का, 60% ऑफ 18,000, और 10,800 में से भी 2% डिस्काउंट, ठीक है। और बाकी ये जो है 18,000 का 40% रह गया। 18,000 का 40%, 80,000 का 14%, 7,200। आप देखेंगे इनका टोटल इक्वल ही होगा, 216 प्लस 10,584, 18,000 ही है इनका टोटल, इसके इक्वल ही है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो फ्रेंड्स ये ऐसे हुआ है कि हमने परचेज को डेबिट क्यों किया है। परचेज जो डेबिट है वो क्या है कि हमारे पास जो एक्सपेंस है वो प्लस हो गए होंगे।
आपने तो पढ़ा ही होगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। कैश अकाउंट एसेट माइनस हो गई है अपनी, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट वट गोज आउट, हमारे पास यहाँ कैश गया है। डिस्काउंट अपनी इनकम प्लस हो गई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हमने यहाँ पे इनकम को क्रेडिट कर दिया। कैलाश क्रेडिट हुआ, क्यों? क्योंकि में लाइबिलिटी प्लस हो गई है। ये पर्सनल अकाउंट है, इसलिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट एंट्री है कि कैश सेल्स किया अपने 60,000 की, और हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया कैश, बैंक डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कैश सेल्स हुई, तो उसकी एंट्री तो हुई। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000, और हमने फिर वो पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000। हमारे पास यहाँ कैश आ रहा था सेल्स करके, इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट किया, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट, और यहाँ पे हमारे पास जो है कैश चला गया, क्रेडिट वट गोज आउट, तो हमने यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट हुआ था, हमने वो क्रेडिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और सेल्स का वही रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये अपनी इनकम या बिजनेस की सेल्स किया अपने। और बैंक डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट, बैंक का आया अपने पास, बैंक में बैलेंस बढ़ गया अपना। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट एंट्री है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, टू बैंक। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेल्स की तो कैश आया था, और फिर वो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था। अब ऐसा भी हो सकता है किसी डेटर से हमने उधार में माल बेचा था, तो उधार में माल बेचा था तो एंट्री की होगी डेटर टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब उस डेटर से चेक आ रहा है, यहाँ पे हमारे डेटर का नाम जेड है, तो एंट्री की होगी जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब उससे चेक आ रहा है मतलब बैंक लिख सकते हैं जब भी चेक का नाम आता है, या चेक ही लिख सकते हैं, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड, यानी कि डेटर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटर जो डेबिट हो रहा था, और अभी हम उसको ख़त्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे चेक इन हैंड की जगह बैंक की लिखो तो बढ़िया है, वो थोड़ा मुश्किल सा पड़ता है। तो हमने ये डाल दिया, और फिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर तो सिंपली एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। अगर आप यहाँ पे बैंक लिखोगे तो फिर यहाँ पे बैंक लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप चेक इन हैंड ही लिखो, कन्फ्यूज़न होगी। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट डेटर अकाउंट, फिर वो हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। अब एक और इम्पोर्टेंट एंट्री आती है कि सर ये कि भैया ये जो जेड से चेक मिला है ये डिसऑनर हो जाए तो मान लो चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिसऑनर्ड, तो बाकी दो ये ऊपरली दो एंट्री तो सेम है, ये तो होंगी क्योंकि भैया हमने उसको सेल किया है, हमने उससे चेक कलेक्ट किया है, बस इस एंट्री में डिफरेंस आएगा थोड़ा।
यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट किया था, लेकिन यहाँ पे डिसऑनर हो गया उसका चेक। तो हमें ये एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी कि हमें उसका चेक वापस दे दे उसको। जेड डेटर अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, चेक्स इन हैंड अकाउंट। हमने बस सिंपली ये सेकंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है जो हम सेल करते टाइम करते हैं, ये सेकंड एंट्री जो हमने रिसीव करते टाइम की, और ये थर्ड एंट्री जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। लेकिन यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट हुआ ही नहीं, वो किसी वजह से डिसऑनर हो गया। हो सकता है कि उसके बैंक अकाउंट में कम बैलेंस हो या कोई और वजह हो, स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर दे दिया उसने। तो ये बस सेकंड एंट्री का रिवर्स है। ये सेकंड एंट्री का रिवर्स है। जेड डेटर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये सेकंड एंट्री, इसका रिवर्स। अब एक और एंट्री आती है इंपॉर्टेंट वाली, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹750। जब हम सेल्स कर, यहाँ पे जब हम सेल्स करते हैं तो एंट्री लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ये हम तब करते हैं जब हमने बिजनेस का रॉ मटेरियल सेल किया हो, व्हेन रॉ मटेरियल सोल्ड। लेकिन फर्नीचर रॉ मटेरियल नहीं है बिजनेस का, वो बिजनेस की एसेट है, हमने एसेट सोल्ड किया है, तो ये एंट्री होगी नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट व्हेन एसेट सोल्ड। यहाँ पे डेबिट वट कम से क्रेडिट वट गोज आउट, तो कैश आया, और क्रेडिट वट गोज आउट फर्नीचर। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एक जो है आपने ये एंट्री भी बहुत बार सुन रखी होगी, जेड बिकम इंसॉल्वेंट, बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसे इन रूपी could be received from his estate। कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जेड से हमने पैसे लेने थे, और वो जो है इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, यानी कि बैंक ने उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, वो किसी के पैसे देने के लिए नहीं रहा, वो पूरी तरह से वो कैशलेस हो चुका है। तो अब जेड से पैसे आने थे, यानी कि जेड कौन हुआ, हमारा डेटर हुआ। डेटर हमने उसको सेल्स वगैरह की होगी कभी, तो वही जब सेल्स की होगी तो एंट्री की होगी जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब उससे पैसा आता तो हमने यहाँ पे डेबिट किया, तो उससे पैसा जाता तो हमने यहाँ पे प्लीज को डेबिट किया था, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। जेड अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट टू जेड अकाउंट, और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। मान लो हमने यहाँ पे इसको 40,000 की सेल की थी, तो यहाँ पे 40,000 लिखना चाहिए फिर तो। लेकिन ये कह रहा है कि 40 पैसा रिसीव हुआ अपने को, कि 40 पैसा रिसीव हो गया, तो ये एंट्री तो होगी नहीं। तो अब होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। जेड अकाउंट तो पूरे से ही होगा 40,000, रिसीव किन हुआ 40 पैसा, यानी कि 40%, 40,000 का 40% 16,000, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 40,000 का 60%।
24,000। एंट्री वैसे ये वाली सेम ही है, लेकिन हमने बस यहाँ डेबिट जो है बैड डेट्स को भी कर दिया है। बैड डेट्स को जब डेबिट करते हैं जब हमारा पैसा डूब जाता है, और ये डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मतलब नो रियल अकाउंट। ये डेटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट, और बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये अपना लॉस हो गया ना 60% का, इसलिए 60% का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स। तो इस वजह से हमने ये किया है। अब बस जो है इस लेक्चर की लास्ट वीडियो है ये, लेकिन जर्नल एंट्री की लास्ट वीडियो नहीं है, इसके अगले पार्ट्स में और भी देखने को मिलेगी। अब हमारी जो इस लेक्चर की लास्ट वीडियो वो कह रही है कि प्रोप्राइटर विदड्रॉ कैश 10,000 फ्रॉम ऑफिस एंड 20,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में देखा था कि जब वो पैसे निकालते ऑफिस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम एंट्री करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब वो कैश में पैसे निकालते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में इसने बैंक से ही पैसा निकालना है, तो टू बैंक अकाउंट आल्सो, टू बैंक अकाउंट 30,000 10,000 20,000। और जब कोई भी प्रोपराइटर जो है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो उसकी एंट्री तो होती ही है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैश आया बिजनेस में, यहाँ से बिजनेस में कैश जा रहा है तो इसे क्रेडिट करना पड़ रहा है हमें इसको। और जो ड्राइंग्स है वो अपना रियल अकाउंट है, ये एसेट होती है बिजनेस की, या हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं। इसके पीछे बहुत से लॉजिक हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। ये आज की लास्ट एंट्री हुई फ्रेंड कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेड ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट, सेल्स डन टू हिम ऑफ ₹20,000। तो जब हमने को उसको सेल्स की होगी तो एंट्री की होगी सेल्स जेड डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। और अब वो पैसे दे रहा है 18,000 रुपये, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड डेटर अकाउंट 20,000। अब वो पैसे तो 18,000 दे रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्रेडिट 20,000 को कर दिया, 18,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो बाकी 2,000 का जाएगा, ये जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। हम मान लेंगे हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये अपना लॉस हो गया ना, ये डिस्काउंट दे दिया हमने उसको। अब क्या कर सकते हैं,